तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम जीव विज्ञान शुरू कर रहे हैं और अब तक हमने आधुनिक इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कर दिया है। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं। बाकी आज हम जो जीव विज्ञान शुरू कर रहे हैं देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है चिकित्सकीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। तो जो रसायनों का उपयोग करना है इसको हम कीमोथेरेपी के नाम से जानते हैं, कीमोथेरेपी। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। देखिए इसके बारे में और है, चिकित्सकीय प्रभाव के लिए रसायनों का उपयोग करने को कीमोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। कीमोथेरेपी एक ऐसा औषधीय उपचार है जो प्रायः कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए दिया जाता है। यह उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी हैं। तो जो विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी है इसमें से ये देखिए कोई सा भी सही नहीं है। बाकी हम देख लेते हैं। देखिए इसका ये है, इनमें से कोई सा ही सही नहीं है। ये इसमें लिखा है कि यूपिटर प्लसी ने, ये इसमें लिखा है यूपिटर प्लसी ने उत्तर प्रपत्रक में इस प्रश्न के लिए पूर्ण अंक प्रदान किया था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, ना एंटियोलॉजी, एंडेमिक, एपिडेमिक, कोई सा ही इसमें सही नहीं है। और बाकी इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है, स्थायी रूप से अगर कोई रोग विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति को एंडेमिक कहते हैं। और जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति को एपिडेमिक कहते हैं। और जबकि एपिडेमियोलॉजी तथा एंटियोलॉजी रोग विज्ञान व उपचार से संबंधित शाखाएं हैं। इसमें लिखा है घाव के अध्ययन को क्या कहलाता है। तो जो घाव का अध्ययन है वो ट्रेमोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन इसका सही है, ट्रेमोलॉजी, ट्रेमेटोलॉजी। इसमें लिखा है कि घाव अध्ययन, स्टडी ऑफ बाउंड, को ट्रेमेटोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत, ये जो ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन तथा डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है और इसके रोगों का अध्ययन। इसमें है पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। जो पीडियाट्रिक्स है ये जो है वो शिशु रोग से संबंधित है, पीडियाट्रिक्स। बाकी हम देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। देखिए, पीडियाट्रिक्स चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शिशुओं एवं बच्चों से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, इसमें चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जो चींटियों का अध्ययन है वो मर्मिकोलॉजी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो मर्मिकोलॉजी जो है वो चींटियों का अध्ययन कहलाता है। बाकी इसमें देख लेते हैं। देखिए, कीट विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत चींटियों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं उसे मर्मिकोलॉजी कहते हैं। प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसमें उभयचर में कहता है मेढक, टोड, सॉलिमेंड तथा सरीसृप, सांप, छिपकली, कछुए आदि का अध्ययन करते हैं उसे हर्पिटोलॉजी कहते हैं। तो हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत उभयचर और सरीसृप का अध्ययन किया जाता है हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूत्रकृमि और गोलकृमि का अध्ययन कहते हैं उसे नीमेटोलॉजी कहा जाता है, नीमेटोलॉजी। और पक्षियों के घोंसले के अध्ययन को नीडोलॉजी कहते हैं। अगला है, जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले शास्त्र को क्या कहलाते हैं। तो इसमें शरीर रचना विज्ञान, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं। और देखिए, जीव विज्ञान की आंतरिक संरचना का अध्ययन आंतरिक आकृति विज्ञान, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, यह शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। ऑर्थोपोडिस्ट जिस प्रकार हड्डियों से संबंधित है उसी प्रकार केराटोपोडिस्ट किससे संबंधित है। तो जो ऑर्थोपोडिस्ट है वो हड्डियों से और केराटोपोडिस्ट है वो पाँव से संबंधित है। पाँव, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, पाँव। देखिए, ऑर्थोपोडिस्ट हड्डियों से संबंधित है जबकि केराटोपोडिस्ट जो है वो पाँव और उनकी बीमारियों का इलाज करने से संबंधित है। तो इसका जो ऑप्शन है वो पाँव, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है। तो विज्ञान की जो अभी हमने पढ़ा था ऑन्कोलॉजी है वो कैंसर और ट्यूमर के बारे में अध्ययन के लिए बताती है। बाकी और देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। देखिए, विज्ञान की ऑन्कोलॉजी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है, कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। और इसके अलावा क्या है, यूरोलॉजी, ये मूत्र मार्ग एवं पुरुष प्रजनन मार्ग के रोगों से संबंधित है।
ऑस्टियोलॉजी हड्डी संरचना एवं कंकालों की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है? तो ये जो है वो न्यूरॉन या कोशिका, न्यूरॉन इसका राइट जवाब हो जाएगा। ये जो है तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। देखिए इसके बारे में लिखा है क्या कि तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करना और उसका विश्लेषण करना है। अगला है, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? तो पोषक तत्वों का जो अधिकतम भाग है, जो पोषक तत्व है वो हमारी छोटी आंत के द्वारा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, छोटी आंत के द्वारा हमारे शरीर के सभी पोषक तत्वों को लगभग 90% शरीर के पोषक तत्वों को इसके द्वारा सोखा जाता है। भोजन के खनिज पदार्थों को छोटी आंत के द्वारा सोखा जाता है। बाकी इसके बारे में देखते हैं क्या। देखिए हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का अधिकांश मात्रा छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। हमारे शरीर में छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी और अत्यधिक कुंडलित होती है। इसकी आंतरिक दीवार पर सूक्ष्मांकुर या बिलाई पाए जाते हैं जो पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। छोटी आंत की अत्यधिक लंबाई, कुंडलित होना अत्यधिक अवशोषण की क्रिया के लिए उत्तरदायी है। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्वों तथा खनिज अवशोषक का 90% हिस्सा कहाँ पर अवशोषित होता है? तो ये हमने अभी बताया था, छोटी आंत में। देखिए इसका नाम छोटी आंत है लेकिन इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। लंबाई के मामले में छोटी आंत सबसे बड़ी है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है, तो इसके नाम पर नहीं जाना है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल में बदलता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो बनाता है वो यकृत बनाता है वसा को तोड़कर। देखिए यह है इसके बारे में कि यकृत की कोशिकाएं वसा का उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। कोलेस्ट्रॉल एक प्रख्यात लिपिड भी है क्योंकि मनुष्य के हृदय रोगों से इसका सीधा संबंध होता है। तो जितना जिसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल होगा उसके हृदय रोग का खतरा बढ़ जाएगा। बाकी देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वो लीवर होता है और लीवर कहते हैं जिगर। जिगर इसका राइट जवाब हो जाएगा। सबसे बड़ा अंग लीवर होता है। बाकी देख लेते हैं, ये लिखा है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग जिगर या यकृत या लीवर होता है। ये सबसे अधिक भारी लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम का होता है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर या यकृत या जिगर, कुछ भी आ जाए सभी सही है। मानव शरीर रचना का कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि है वो तो यकृत है और दूसरी सबसे बड़ी है वो अग्नाशय। इसका राइट जवाब हो जाएगा अग्न्याशय। मानव शरीर संरचना में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा अग्नाशय दूसरी बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है। अगर पूछ लिया जाता है मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो अग्नाशय है, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाओं से निर्मित होती है और मनुष्य के अग्नाशय में लगभग 10 से 20 लाख लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जो अग्नाशय ऊतकों का 1 से 2% है। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका फाइबर का बना प्रतिबिंब क्रियाओं के मध्यस्थ करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों को आदान प्रदान करता है? तो ये जो है मस्तिष्क के जो आवेग हैं उनको आदान प्रदान करने का कार्य मेरुदंड करता है। देखिए ये कहा मेरुदंड एक लंबी पतली नलिका सदृश संरचना है जो तंत्रिका की कोशिकाओं की बनी होती है। यह संदेशों को मस्तिष्क के अंग तक या अंग से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती है और यह प्रतिबिंबित क्रियाओं का मध्यस्थता भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो मेरुरज्जु का जो कार्य है वो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं देखते हैं आगे। अभी देखिए मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पश्च उपस्थित महारंध्री से निकलकर रीढ़ तक फैला होता है। इसे मेरुरज्जु कहते हैं और मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो अग्र मस्तिष्क का जो भाग है ये सेरेब्रम भी अग्र मस्तिष्क का है, थैलेमस भी अग्र मस्तिष्क का है, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क, लेकिन मेडुला जो है ये पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन।
देखिए इसके बारे में लिखा है, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का आगे वाला भाग होता है, इसमें प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आदि होती हैं। मेडुला पश्चिम मस्तिष्क या हिंड ब्रेन का भाग है। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, भूख, प्यास, प्यार, घृणा, ताप आदि को नियंत्रित करता है, जबकि मेडुला जो है वो भोजन की निगरानी, उल्टी, हृदय स्पंदन की तीव्रता में प्रबलता, खांसने, छींकने आदि को जो है वो मेडुला नियंत्रित करता है। तो हाइपोथैलेमस तो अगले मस्तिष्क का अगला भाग है और मेडुला मस्तिष्क का पिछला भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन के श्वसन को नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन के श्वसन को जो है वो नियंत्रित करने का कार्य है, ये मेडुला का ही है। मेडुला भी हमने ऊपर पढ़ा था, मेडुला ओब्लंगाटा, ये शरीर की आंतरिक क्रियाओं का पूरा नियंत्रण रखता है। तो ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा है, हृदय की धड़कन में श्वसन की क्रिया के पश्चात के पश्च मस्तिष्क के मेडुला ओब्लंगाटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो जो हथेली में हड्डी पाई जाती है वो मेटाकार्पल्स पाई जाती हैं, मेटाकार्पल्स, जबकि कार्पल्स जो वो कलाई में पाई जाती है। और ये जो रेडियस और ये अल्ना है, ये कोहनी से लेकर और कलाई तक की हड्डियां, दो हड्डियों का संगम होता है। और ये ह्यूमरस है, ये कंधे की हड्डी को ह्यूमरस कहते हैं। मेटाकार्पल्स हथेली की है और कार्पल्स कलाई की हड्डियों को कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है, कलाई के जोड़ में पाई जाने वाली हड्डियों का समूह कार्पल्स कहलाता है। हथेली की हड्डियों को मेटाकार्पल्स कहते हैं। स्टर्नम, क्लेविकल, पटेला, स्कैपुला क्रमशः उरोस्थी, ब्रेस्टबोन, जत्रों की हसली या कॉलर बोन, जानुफलक, नी कैप तथा स्कंदफलक शोल्डर कैप के नाम से जानी जाती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो मनुष्य में जो है वो मनुष्य में 12 जोड़ी, इसका ऑप्शन जो है वो 12 जोड़ी हो जाएगा। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। मनुष्य में कितनी जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं? तो स्पाइनल जो है 31 है और जबकि कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी हैं। देखिए लिखा है, मानव शरीर में 31 जोड़ी मेरुरज्जु या मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें से 8 जोड़ी सर्वाइकल नर्व्स और 12 जोड़ी थ्रोटिकल नर्व्स और 5 जोड़ी लंबर नर्व्स और 5 जोड़ी स्कैरल नर्व्स पाई जाती हैं। इसमें है, हमारा शरीर का पीएच किस रेंज के भीतर काम करता है? तो हमारे शरीर का जो पीएच है वो 7 से 7.8 के बीच, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए ये लिखा है कि पीएच मान एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता को व्यक्त करती है। इसका मान 0 से 14 के मध्य होता है। जिस विलेन का पीएच 7 से कम है वो अम्लीय तथा 7 से अधिक होने पर क्षारीय होती हैं। मानव शरीर का जो पीएच है वो 7 से 7.8 के बीच होता है। अगला रुधिर देख लेते हैं, रुधिर के बारे में क्या क्या है। रुधिर परिवहन तंत्र अगला टॉपिक। रुधिर के बारे में है, रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो रक्त में श्वेत वो 4000 के आसपास और 4 से 10,000, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। 4 से 10,000 के आसपास होती है प्रति mm³। मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 4500 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर होती है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती हैं। आगे देख लेते हैं, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाएं वो 4 से 6 मिलियन, ये वाला सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 4.5 से 6.2 मिलियन के आसपास प्रति mm³ में होती हैं। एक वयस्क में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 4 से 6 मिलियन प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है, जबकि श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 4500 से 11000 प्रति घन मिलीमीटर क्यूब होती है। बाकी आगे के देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन है। ये है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन काल है, तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसे आप याद रख लेंगे। लाल रक्त कोशिकाएं श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। इसके बाद इनका प्लीहा में विनाश हो जाता है।
तो ये भी कहा जाता है कि लाल रक्त कोशिकाओं की कब्र क्या है, तो वो प्लीहा ही है। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता, तो रक्त में ये सभी तत्व पाए जाते हैं, लोहा, क्रोमियम, तांबा, मैग्नीशियम। तो इसका ये आंसर आयोग ने फिर गलत माना था, इसके सभी तत्व पाए जाते हैं और इसका सभी को नंबर दिया गया था इस क्वेश्चन का। बाकी रक्त किसके माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, तो गुर्दे में जो प्रवेश है वो धमनी, वृक्क धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है गुर्दे में। देखिए इसमें वृक्क में रक्त वृक्क धमनी के द्वारा प्रवेश करता है। धमनियां रक्त वाहिकाएं हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन युक्त रुधिर अंगों को पहुंचाती हैं। वृक्क धमनी वृक्क को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। फुफ्फुस धमनी फेफड़े को ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रवेश करता है। किडनी में जो रक्त है वो वृक्क धमनियों के माध्यम से प्रवेश करता है। अभी हमने पढ़ा था, ए ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो रक्त स्कंदन जो विकार है वो फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का दूसरा नाम है। फिलोक्विनोन की कमी से जो रक्त का थक्का है वो जम नहीं पाता है। बाकी देख लेते हैं। देखिए फिलोक्विनोन की कमी से रक्त स्कंदन विकार होता है। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, तो प्लीहा जो है वो ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। प्लीहा, स्प्लीन। देखिए इसके बारे में, प्लीहा अमाशय तथा डायफ्राम के बीच यकृत की बाईं ओर स्थित गहरे लाल रंग की संकरी चपटी ग्रंथि होती है। वयस्क मानव में यह ब्लड बैंक का कार्य करती है। यह रुधिर के तत्कालीन आवश्यकताओं से लाल रुधिर कणिकाओं का संग्रह रखती है और आवश्यकता होने पर इन्हें रुधिर से मुक्त करती है। इसके रुधिर पात्रों में बहुत रुधिर भरा होता है और आवश्यकता पड़ने पर सामान्य रुधिर संवहन के लिए मुक्त कर दिया जाता है। ये इसका जो है विश्लेषण है। मानव प्लीहा किसको नियंत्रित करता है, तो ये जो मानव प्लीहा है वो रक्त के आयतन को नियंत्रित करता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जो आवश्यकता से अधिक रक्त चला जाता है। बाकी देख लेते हैं। प्लीहा के बारे में क्या है। प्लीहा रक्त में पुरानी और टूटी हुई कोशिकाओं को नष्ट करके रक्त के आयतन की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही इसमें उपस्थित श्वेत रक्त कणिकाएं रोगों की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। रक्त समूह ओ क्या कहलाता है, तो जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सार्वजनिक दाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और जबकि ए बी है वो सार्वजनिक ग्राही। ए बी क्या है, सार्वजनिक ग्राही। इसके बारे में देखिए ये लिखा है कि ये मानव रक्त का जो ओ है वो सर्वदाता और ये जो ए बी है सर्वग्राही कहलाता है। मानव रक्त के किस समूह को सर्वजनदानी या सर्वदाता कहा जाता है, तो ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है। इसमें लिखा है यदि एक पिता और एक माता के रक्त वर्ग क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव नहीं है। जब ए और ओ है तो इसमें जो है वो बी नहीं हो सकता एक तो, और ओ नहीं हो सकता। दो बी और ए भी नहीं हो सकती, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो इसके दो आंसर सही है, ए और बी दोनों। बाकी इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देखिए ये है इसकी लिस्ट इसके बारे में। इसके एक और दो दोनों ही सही हैं। और ये इसके अगर माता पिता का रुधिर ओ ओ है, यदि माता पिता का रुधिर ओ ओ है तो इसका संतानों में संभव है वो ओ है केवल, और ये तीनों कोई सा नहीं हो सकता। माता पिता में ए ओ है तो ए ओ इसमें हो सकता है। संतानों में माता पिता में ए है, दोनों का ए है तो संतान का ए ओ हो सकता है। इनका ओ बी है तो इनका भी ओ बी हो सकता है। इनका बी है तो इनका बी ओ हो सकता है। ये सब आप देख लीजिएगा, ये इसकी लिस्ट है पूरी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि माता पिता में रक्त समूह ए है तो इसका क्या हो सकता है। जब दोनों का ए है तो इसका ए और ओ हो सकता है। हमने अभी ऊपर पढ़ा है ए और ओ। मानव रक्त प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है। जो प्लाज्मा होता है वो 50 से 60%। तो 60 वाला ऑप्शन ये है, 55 से 60 वाला ठीक है इसका। ये प्लाज्मा होता है, बाकी सब रुधिर कणिकाएं होती हैं 40% के आसपास। देखिए इसमें लिखा है प्लाज्मा मानव रक्त के पीले रंग का तरल घटक है जिसमें रक्त की कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होता है। जो रक्त का आयतन है वो पूरे शरीर का
7%, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। 7% पूरे रक्त के भार का होता है। इसमें लिखा है मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग 7 से 8% तक होता है। इसके बारे में है क्या, औसत एक मानव के शरीर में रक्त का भार शरीर की तुलना में लगभग कितना परसेंट, तो हमने अभी पढ़ा है 7 से 8%। ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। रक्त है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर अपरिवर्तनीय। तो इसमें जो है वो रक्त है वो क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच है 7 से थोड़ा ज़्यादा होता है, 7.4 के आसपास होता है। बाकी हम देख लेते हैं। देखिए ये लिखा है, रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है। इसे द्रव अधात्री, मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। रक्त का पीएच 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वे तो अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक वाले जो होते हैं वो क्षारीय। तो ये 7 से ज़्यादा है थोड़ा सा, तो हल्का क्षारीय ये होता है रक्त। बाकी ये देखा रक्त का पीएच कितना होता है, 7.4 जो है रक्त का, 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। रुधिर का पीएच फिर से देखिए वही आ गया, तो ये वाला डी ऑप्शन आएगा, 7.3 से 7.5 के बीच। रक्त का पीएच कितना होता है, रक्त का जो पीएच है वो 7.4 हो जाता है। यही क्वेश्चन कई बार आया है, 7.4 रक्त का पीएच होता है। अगला है, रक्तचाप किस पर निर्भर करता है। तो जो रक्तचाप है वो सिस्टोलिक बल पर भी करता है, हृदय हृदयमान गति, हृदय प्रतिरोध, इन सभी पर ये रक्तचाप प्रतिरोध ये निर्भर करता है। ब्लड प्रेशर, देखिए और देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। देखिए इन्होंने यहाँ लिखा है, रक्तचाप आमतौर पर सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम, परिधीय प्रतिरोध पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है। तो रक्त द्वारा जो ऑक्सीजन है वो लोहित कोशिकाएं ले जाती हैं, लोहित कोशिकाएं। देखिए इसमें लिखा है, लाल रुधिर कणिकाएं या लोहित कोशिकाएं रुधिर में पाई जाती हैं और रुधिर का लगभग 40 से 45% भाग होती है। बाकी शेष जो होता है 60% के आसपास वो प्लाज्मा होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन के परिवहन करता है, और ये हीम यानी लोहा पदार्थ के कारण, हीम के कारण या लोहे के कारण इसका रंग लाल होता है। देखते हैं आगे क्या है। आगे यही क्वेश्चन आया है, रक्त लाल दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन कशेरुकी प्राणियों की लाल रक्त कोशिकाओं तथा कुछ अकशेरुकी प्राणियों के ऊतक में पाए जाने वाला लोहयुक्त प्रोटीन है। इसके रसायन संयोजन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन तथा हीम नामक लाल रंग पाया जाता है, और रुधिर का जो लाल रंग है वो हीम के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला वाला पाचन तंत्र से आ गया, पाचन तंत्र एवं उत्सर्जन। पाचन तंत्र के बारे में आया है क्या कि टाइलिन एंजाइम किससे संबंधित है। तो टाइलिन जो एंजाइम है वो मनुष्य की लार में पाया जाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए ये लिखा है, टाइलिन मानव तथा कुछ अन्य जंतुओं की लार की ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम है। ये एक प्रकार का एमाइलेज एंजाइम, अल्फा एंजाइम है। ये स्टार्च या शुगर को परिवर्तित कर देता है। लार हल्की अम्लीय होती है। देखिए 7 से कम इसका पीएच होता है लार का, 7 से कम पीएच वाले जो पदार्थ हैं वो अम्लीय होते हैं। इसमें लगभग 99.5% तक जल होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्रावित होती है। प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर का लार का स्रावण मनुष्य के मुख में होता है। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अति सूक्ष्म निस्यंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया के दौरान होती है। नंबर 1, वाहिकाओं में रक्त संचार के दौरान, रक्त के माध्यम से गैसों का परिवहन के दौरान, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान का समय। तो इसमें जो है वो सूक्ष्म निस्यंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया है वो मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन। देखिए इसमें लिखा है, अति निस्यंदन और पुनः अवशोषण की प्रक्रिया मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं, निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्रावण। अति सूक्ष्म निस्यंदन की प्रक्रिया द्वारा रक्त में मौजूद यूरिया और अन्य उत्सर्जी पदार्थ वृक्क में छनन होता है। मूत्र का
असामान्य घटक क्या है? तो मूत्र का जो असामान्य घटक है वो एल्बुमिन है। सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए मूत्र हल्का अम्लीय पीएच मान इसका 6 होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण यूरोक्रोम इसमें होता है, इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। मूत्र में 95% जल, 9.3 ग्राम प्रति लीटर यूरिया, 1.87 ग्राम प्रति लीटर क्लोराइड, 1.17 ग्राम सोडियम और 0.7 ग्राम पोटेशियम, 0.6 ग्राम क्रिएटिन मौजूद है। एल्बुमिन मूत्र का असामान्य घटक है। मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? तो मनुष्य में जो यूरिया है यकृत में बनता है। यकृत, देखिए बाकी देख लेते हैं। यकृत कोशिकाओं में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के फलस्वरूप यूरिया का संश्लेषण होता है। यह उत्सर्जन का जैविक रासायनिक पहलू है। इसमें ऑर्थिनिन, सीटुलिन और आर्जिनिन का चक्रीय उपयोग होता है। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्यंदन की इकाई पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? निस्यंदन की जो इकाई है वो गुर्दे की जो निस्यंदन की इकाई है उसे नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है कि गुर्दे की इकाई क्या कहलाती है? तो नेफ्रॉन, क्योंकि गुर्दा कई नेफ्रॉन से मिलकर बनाता है। बाकी इसमें क्या है? नेफ्रॉन गुर्दे की बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यह वृक्कीय कोशिका और वृक्क नलिका से बनी सूक्ष्म संरचना है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। प्रत्येक मानव के गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन मिलते हैं। यह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निस्यंदन, फिल्टरेशन के द्वारा वृक्क या किडनी के द्वारा बाहर निकालता है। हमारे पेट में उपस्थित पाचक रस मुख्य रूप से क्या है? तो हमारे पेट में जो मुख्य रूप से जो पाचक रस है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये सी ऑप्शन इसका जो है वो राइट जवाब हो जाएगा, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसी के कारण जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तो पेट में एसिडिटी होने लगती है, ये भी इसी का है। अगला है, हमारे पेट में आमाशय में स्रावित मुख्य पाचक रस को जठर रस कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जठर रस की उच्च अम्लता में उपस्थित HCl के कारण होती है। अगला प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में रोशनी में किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसकी जो ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखिए इसमें लिखा है, प्रकाश संश्लेषण एक उपापचय की संश्लेषणात्मक क्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी के एक रासायनिक संयोग से हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में रोशनी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देती है, जो ग्लूकोज के अणु को संग्रहित करती रहती है। देखिए ये है इसकी, देखिए 6 CO2 और 12 H2O क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी में एक ग्लूकोज के अणु का निर्माण करती है और ऑक्सीजन इसमें गैस मुक्त होती है। इसमें लिखा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकली ऑक्सीजन गैस पानी के विघटन से प्राप्त होती है। जब पानी टूटता है तभी ऑक्सीजन बनती है, क्योंकि जो H2O है उसी में O उपस्थित है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है प्रकाश ऊर्जा, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। ये CO2 वाली हमने अभी बताया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। बी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो प्रकाश ऊर्जा वो रासायनिक ऊर्जा में है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ये हमने अभी पढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? जो रासायनिक परिवर्तन है ये जो होता है, इन्होंने कहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन और पौधों का बाष्पोत्सर्जन। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण। ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्लोरोफिल जलाया जाता है तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? तो क्लोरोफिल जो है वो उसमें मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम के कारण क्लोरोफिल हरा होता है। तो जब क्लोरोफिल ही जल जाएगा तो बचेगा उसमें क्या? मैग्नीशियम ही बचेगा। देखिए इसमें लिखा है, पर्णहरित या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग के कारण होता है। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक होती है। पर्णहरित में
अणु में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। जब पर्णहरण जला दिया जाता है तो मैग्नीशियम बचेगा। अगला जो टॉपिक है वो विटामिन का है। विटामिन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कल इसे कवर करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि संतरे में कौन सा, तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें संतरे, नींबू, इन सभी विटामिन सी, आंवला, तो विटामिन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए ये देख लेते हैं, संतरे में बहुत मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू, आंवला, इन सभी में, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। बाकी विटामिन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।